हेलो एस्पिरेंट्स, आई होप आप सभी अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। आपका मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स विद कंसेप्ट में हार्दिक स्वागत है। गाइस, जैसे कि आपको पता है कि हम DSSB का TGT का 60 डेज का बैच कर रहे हैं, जिसमें हमने अपनी 3 यूनिट कंप्लीट कवर कर ली है। फर्स्ट यूनिट डिफरेंशियल इक्वेशन, सेकंड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन एंड थर्ड इज थ्योरी ऑफ रियल फंक्शन। अब हमने कल से अपनी 4th यूनिट स्टार्ट की है, जो है अलजेब्रा। अलजेब्रा में हमने एक टॉपिक कर लिया है इक्लन फॉर्म। आज हम इक्लन फॉर्म का एप्लीकेशंस कैसे की जाती है उसको डिस्कस करेंगे, या फिर आप ये समझ लीजिए कि इक्लन फॉर्म की एक्सटेंशन को आज हम पढ़ेंगे। तो इक्लन फॉर्म की एप्लीकेशंस क्या होती है या एक्सटेंशन क्या होती है, इसके थ्रू आपको पता चलता है कि कौन सी इक्वेशन हमारी लीनियरली डिपेंडेंट है, कौन सी इक्वेशन हमारी लीनियरली इंडिपेंडेंट है, एंड कौन सी इक्वेशन हमारी जीरो सॉल्यूशन रखती है, यूनिक सॉल्यूशन रखती है और मैनी सॉल्यूशन रखती है। अगर गाइज आपने कल की वीडियो नहीं देखी है तो पहले कल की वीडियो देख लीजिए, क्योंकि जब तक आप ये नहीं फाइंड आउट कर पाएंगे कि इक्लन फॉर्म क्या होती है और इक्लन फॉर्म से रैंक कैसे फाइंड आउट की जाती है, तब तक आपको आज की वीडियो समझ में नहीं आएगी। तो पहले जिन्होंने नहीं देखी है वो पहले इक्लन फॉर्म क्या होती है और कैसे रैंक फाइंड आउट करी जाती है ये वीडियो जरूर देखनी है आपको, ठीक है ना। अब हम देखेंगे कि लीनियरली डिपेंडेंट सॉल्यूशंस क्या होते हैं, इंडिपेंडेंट क्या होते हैं, जीरो सॉल्यूशन क्या होते हैं, यूनिक सॉल्यूशन क्या होते हैं और मैनी सॉल्यूशन क्या होते हैं, और इक्लन फॉर्म की हेल्प से हम कैसे बता सकते हैं कि ये कौन कौन से सॉल्यूशन होते हैं। इन सॉल्यूशन को पढ़ने से पहले सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सी इक्वेशन हमारी होमोजेनियस इक्वेशन होती है और कौन सी इक्वेशन हमारी हेट्रोजीनियस इक्वेशन होती है, और हेट्रोजीनियस इक्वेशन का दूसरा नाम नॉन होमोजेनियस इक्वेशन होता है। तो सबसे पहले हम यही देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं होमोजीनियस इक्वेशन। होमोजीनियस इक्वेशन, ठीक है। तो होमोजीनियस इक्वेशंस वे इक्वेशंस होती है जो इस फॉर्म की होती है, a1x प्लस a2y प्लस a3z इक्वल टू 0, ठीक है। या फिर ये लिख सकते हैं ax प्लस by प्लस के cz इक्वल टू 0। वो सारी इक्वेशंस जिनके राइट हैंड साइड में जो कांस्टेंट वैल्यू होती है, क्या होती है, जो कांस्टेंट वैल्यू होती है वो ऑलवेज हमारी 0 होती है, वो इक्वेशन हमारी होमोजीनियस इक्वेशन होती है। और गाइज, आज की जो हमारी वीडियो होगी उसमें हम होमोजीनियस इक्वेशंस को पढ़ेंगे और उसमें पता करेंगे कि कौन होमोजीनियस इक्वेशन कौन कौन से सॉल्यूशन रखती है, लीनियरली डिपेंडेंट रखती है, इंडिपेंडेंट रखती है, जीरो सॉल्यूशन रखती है, यूनिक सॉल्यूशन रखती है या मैनी सॉल्यूशन रखती है, ठीक है। और 2x प्लस 3y प्लस 4z, इसमें हमारी राइट हैंड साइड में जो कांस्टेंट वैल्यू है कितनी है, 0। तो ये हमारी कौन सी इक्वेशन हुई, होमोजीनियस इक्वेशन। साथ के साथ पढ़ते हैं हेट्रोजीनियस इक्वेशन और नॉन होमोजीनियस इक्वेशन। हेट्रोजीनियस इक्वेशन या फिर हम कह सकते हैं नॉन होमोजीनियस इक्वेशन। जैसे मैं ये लिखती हूँ इक्वेशन a1x प्लस a2y प्लस a3z इक्वल टू, हमारी एक वैल्यू है यहाँ पर, हम लिख देते हैं, जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पर d, या b1 भी लिख सकते हैं, b1 b2 b3 कुछ भी लिख सकते हैं, हमने लिख दिया ये d है वैल्यू। जब आपके राइट हैंड साइड में जो कांस्टेंट वैल्यू है वो 0 ना हो, क्या ना हो, 0 ना हो, तब आप उस इक्वेशन को बोलते हैं कि वो इक्वेशन हेट्रोजीनियस इक्वेशन है या हमारी नॉन होमोजीनियस इक्वेशन है। जैसे इस इक्वेशन को लिखते हैं ax प्लस by प्लस के cz इक्वल टू d। देखो यहाँ पर भी क्या नहीं है, 0 नहीं है, तो ये इक्वेशन हो गई हमारी हेट्रोजीनियस इक्वेशन या नॉन होमोजीनियस इक्वेशन, ठीक है।
और इस इक्वेशन को लिखते हैं 2x प्लस के 3y प्लस के 4z इक्वल टू 5। देखो यहाँ पर जो राइट हैंड साइड में वैल्यू है वो वैल्यू क्या नहीं है हमारी, 0 नहीं है। तो ये इक्वेशन हमारी कौन सी हुई, हेट्रोजीनियस इक्वेशन, या दूसरा नाम है नॉन होमोजीनियस इक्वेशन। ठीक है ना। तो आज की वीडियो में हम होमोजीनियस इक्वेशन में ये सब चीज़ें चेक करेंगे और जो हमारी कल की वीडियो होगी उसमें हम हेट्रोजीनियस इक्वेशंस को चेक करेंगे। ठीक है ना। अब देखते हैं हम कि कौन कौन से सॉल्यूशन किस तरीके से इन इक्वेशन में एग्जिस्ट करते हैं। तो हम चेक करेंगे होमोजीनियस इक्वेशन के लिए। किसके लिए चेक करेंगे, होमोजीनियस इक्वेशन के लिए। होमोजीनियस इक्वेशन के लिए सबसे पहले आप क्वेश्चन में रैंक फाइंड करेंगे। क्या फाइंड करेंगे, रैंक फाइंड करेंगे। और रैंक किसकी हेल्प से फाइंड आउट की जाती है, इक्लन फॉर्म की हेल्प से। इक्लन फॉर्म की हेल्प से क्या करी जाती है, रैंक फाइंड आउट करी जाती है। अब आप देखेंगे जो हमारी होमोजीनियस इक्वेशन होती है, होमोजीनियस इक्वेशन में जो सॉल्यूशन होता है वो कभी भी यूनिक सॉल्यूशन नहीं होता। क्या नहीं होता, यूनिक सॉल्यूशन नहीं होता। यानी कि ऐसा कभी नहीं होता कि x की वैल्यू 1 आ गई, y की 2 आ गई, z की वैल्यू 3 आ गई, है ना। यूनिक सॉल्यूशन कभी नहीं होता। जो सॉल्यूशन होते हैं वो हमारे या तो जीरो सॉल्यूशन होता है या मैनी सॉल्यूशन होता है। क्या होता है, जीरो सॉल्यूशन या मैनी सॉल्यूशन। अच्छा, जीरो सॉल्यूशन का मीनिंग क्या होता है कि x की वैल्यू भी जीरो, आंसर में y की वैल्यू भी जीरो, z की वैल्यू भी जीरो। इस तरह का जो सॉल्यूशन होता है उसको बोलते हैं हम जीरो सॉल्यूशन। और जो हमारा मैनी सॉल्यूशन होता है उसमें हम कोई कांस्टेंट कंसीडर करते हैं सॉल्यूशन के लिए। जैसे x इक्वल टू के, y इक्वल टू 2k, z इक्वल टू 3k। यानी कि हमें कोई ना कोई कांस्टेंट वैल्यू क्या करनी पड़ती है, कंसीडर करनी पड़ती है। कभी कभी एक वैल्यू कंसीडर करनी पड़ती है, कभी कभी दो वैल्यू कंसीडर करनी पड़ती है। ठीक है ना। जब दो वैल्यू कंसीडर करते हैं तब ऐसा वैल्यू आंसर आता है कि x इक्वल टू c1 माइनस 2c। एक कॉन्स्टेंट हमने c कंसीडर कर लिया, एक c1 कंसीडर कर लिया। y इक्वल टू, ये मैं आपको बता रही हूँ, जब क्वेश्चन के हेल्प से बताऊंगी तो समझ में आ जाएगा कि किस तरह से मानते हैं। 5c1 माइनस 3c2, 3c, एंड z इक्वल टू 6c1 माइनस k या प्लस 4c। वो क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा कि क्या हमारे आंसर आते हैं। ठीक है ना। अब आपको बताना है लीनियरली डिपेंडेंट सॉल्यूशन और लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन। लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन और लीनियरली डिपेंडेंट सॉल्यूशन के बारे में बात करेंगे। तो जब भी आपका सॉल्यूशन जीरो सॉल्यूशन होगा तब जो आपकी इक्वेशन होगी वो लीनियरली डिपेंडेंट सॉल्यूशन रखेगी। कौन सा सॉल्यूशन रखेगी, लीनियरली डिपेंडेंट सॉल्यूशन रखेगी। लीनियरली डिपेंडेंट सॉल्यूशन, ध्यान रखना है आपको। क्या जीरो सॉल्यूशन रखेगी तब कौन सा होगा हमारा, लीनियरली डिपेंडेंट सॉल्यूशन। और जब मैनी सॉल्यूशन रखेगी तब हमारा जो आंसर होगा वो होगा लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन। समझ में आया। ठीक है। तो एक बार देखते हैं कि हमने आज क्या पढ़ा। होमोजीनियस इक्वेशंस। होमोजीनियस इक्वेशंस वो इक्वेशन होती है जिनके जो राइट हैंड साइड में जो वैल्यू होती है, कांस्टेंट वैल्यू, वो हमेशा क्या होती है, जीरो होती है। और सेकंड थिंग हमने पढ़ी हेट्रोजीनियस इक्वेशन। हेट्रोजीनियस इक्वेशंस वो इक्वेशन होती है जिसमें हमारी जो राइट हैंड साइड में कांस्टेंट वैल्यू होती है वो जीरो नहीं होती। यहाँ पर हमें जीरो से अलग कोई भी नंबर गिवन होता है। तो आज की हम क्लास में जो क्वेश्चंस कर रहे हैं वो कर रहे हैं होमोजीनियस इक्वेशन के। होमोजीनियस इक्वेशन में चेक करेंगे कौन सा सॉल्यूशन जीरो सॉल्यूशन है, मैनी सॉल्यूशन है, लीनियरली डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट है। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि होमोजीनियस इक्वेशन में कभी भी सॉल्यूशन हमारा यूनिक सॉल्यूशन नहीं होता। यूनिक सॉल्यूशन क्या होता है, जिसमें एक फिक्स वैल्यू गिवन नहीं होती।
और जीरो सॉल्यूशन क्या होता है? जीरो सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होता है जिसमें सारी वैल्यूज़ क्या होती हैं? हमारी जीरो होती है। जैसे x की वैल्यू भी जीरो होगी, y की वैल्यू भी जीरो होगी और z की वैल्यू भी जीरो होगी। थर्ड हमारा होता है मैनी सॉल्यूशन। मैनी सॉल्यूशन क्या होता है कि जिसे सोल्व करने के लिए हमें किसी कांस्टेंट वैल्यू को कंसीडर करना पड़ता है। किसको कंसीडर करना पड़ता है? कांस्टेंट वैल्यू को कंसीडर करना पड़ता है। तब जो हमारा सॉल्यूशन होता है लीनियरली इंडिपेंडेंट होता है और इक्वेशन कौन सा सॉल्यूशन रखती है? मैनी सॉल्यूशन रखती है। अब हम कैसे पता करेंगे अपनी इक्वेशन में, क्वेश्चन में, कि कौन सा सॉल्यूशन हमारा जीरो सॉल्यूशन है और कौन सा सॉल्यूशन हमारा मैनी सॉल्यूशन है? अब आप एक बात ध्यान रखिए, एक चीज होती है नंबर ऑफ अननोन। क्या होता है? नंबर ऑफ अननोन। नंबर ऑफ अननोन जो हमें इक्वेशन दी जाती है उसमें जो एक्स वाई जेड होते हैं, जैसे इसमें एक एक्स वाई और जेड तीन दिए गए हैं। मैं आपको इक्वेशन लिखती हूँ, ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू 0। इसमें एक्स और वाई कितने दिए गए हैं? 2 दिए गए हैं। जितने नंबर ऑफ वेरिएबल होते हैं उतने नंबर ऑफ अननोन होते हैं। देखो इस इक्वेशन के लिए मैं बात करूँ, इसमें कितने वेरिएबल्स गिवन है? 2 वेरिएबल्स गिवन है, तो इसमें नंबर ऑफ अननोन हो गए हमारे 2। इस इक्वेशन में हमें कितने वेरिएबल्स गिवन है? 3, एक्स वाई और जेड। तो इसमें नंबर ऑफ अननोन कितने हो गए? 3 हो गए। तो बस आपको एक ये चीज़ पता होनी चाहिए कि नंबर ऑफ अननोन क्या होते हैं। जितने भी इक्वेशन में वेरिएबल्स होते हैं, और वेरिएबल क्या होते हैं? मोस्टली एक्स वाई जेड और यू वी डब्ल्यू दिए जाते हैं आपको, ठीक है ना। तो यहाँ पर इस इक्वेशन में 2 वेरिएबल है एक्स और वाई, तो इसके नंबर ऑफ वेरिएबल 2 गए। इसमें कितने गिवन है? 3 एक्स वाई जेड, तो इसके लिए नंबर ऑफ अननोन कितने हो गए? 3 हो गए। अब देखिए आप, अगर नंबर ऑफ अननोन, ध्यान से देखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर नंबर ऑफ अननोन इक्वल टू है रैंक के, किसके इक्वल है? रैंक ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स की रैंक के इक्वल है। नंबर ऑफ अननोन किसके इक्वल है? रैंक ऑफ मैट्रिक्स के। तब जो हमारा सॉल्यूशन होता है वो जीरो सॉल्यूशन होता है। कौन सा सॉल्यूशन होता है? जीरो सॉल्यूशन होता है। और जीरो सॉल्यूशन को हम क्या बोलते हैं? लीनियरली डिपेंडेंट सॉल्यूशन। कौन सा सॉल्यूशन? लीनियरली डिपेंडेंट सॉल्यूशन। ठीक है। अगर नंबर ऑफ अननोन किसके इक्वल है? रैंक ऑफ मैट्रिक्स के, तब आपका सॉल्यूशन जो होगा जीरो सॉल्यूशन होगा और सॉल्यूशन हमारा लीनियरली डिपेंडेंट सॉल्यूशन होगा। ठीक है ना। आपसे एग्जामिनर क्वेश्चन ये पूछता है कि ये बताओ कौन सी इक्वेशन लीनियरली डिपेंडेंट है। ये इक्वेशन लीनियरली डिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट है, यूनिक सॉल्यूशन रखती है, मैनी सॉल्यूशन रखती है, या जीरो सॉल्यूशन रखती है। जो इक्लन फॉर्म है उसकी हेल्प से हम 9th-10th में पढ़ते थे, उसमें जो हमारे 2 वेरिएबल्स होते थे, जिसमें हम a1/a2, b1/b2 और c1/c2 करते थे, उसकी हेल्प से अगर 2 वेरिएबल की इक्वेशन होती थी उसमें हम बता सकते थे कि जीरो सॉल्यूशन है, मैनी सॉल्यूशन है, या यूनिक सॉल्यूशन है। लेकिन अगर 2 से ज़्यादा वेरिएबल्स में इक्वेशन हो तब वो मेथड हमारा फेल हो जाता है, तब यूज़ होता है हमारा इक्लन मेथड। अब सेकेंड थिंग है, अगर नंबर ऑफ अननोन हमारा ग्रेटर है, नंबर ऑफ अननोन क्या है? ग्रेटर है किससे? रैंक ऑफ ए से। तब जो हमारे सॉल्यूशन होंगे, तब हमारा जो सॉल्यूशन होगा, सॉल्यूशन मैनी सॉल्यूशन होगा और लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन होगा। कैसा सॉल्यूशन होगा? लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन होगा। ठीक है ना। तो नंबर ऑफ अननोन अगर रैंक ऑफ मैट्रिक्स के इक्वल है तब जीरो सॉल्यूशन होगा और लीनियरली डिपेंडेंट सॉल्यूशन होगा। और अगर नंबर ऑफ अननोन ज़्यादा है रैंक से, तब हमारा सॉल्यूशन मैनी सॉल्यूशन होगा और लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन होगा।
अब हम एक क्वेश्चन करते हैं और क्वेश्चन की हेल्प से समझेंगे कि किस तरीके से हम चेक कर सकते हैं। तो गाइज ये हमारी इक्वेशन है और इसमें हमें चेक करना है कि ये कौन सा सॉल्यूशन रखती है। तो ये हमारा है इक्वेशन 2x माइनस 3y प्लस जेड इक्वल टू 0, x प्लस 2y माइनस 3z इक्वल टू 0, 4x माइनस वाई माइनस के 2z इक्वल टू 0। तो गाइज पहले इक्वेशन से हमें क्या बनाना है, एक मैट्रिक्स बनाना है। तो इक्वेशन से मैट्रिक्स हमने क्लास 12th में भी सीखा है, तो यहाँ पर भी करते हैं। जो x y z के कोफिशिएंट होते हैं उनको हम किस में लिख लेते हैं, मैट्रिक्स में लिख लेते हैं। जैसे यहाँ पे x का कोफिशिएंट 2, y का कोफिशिएंट -3, z का कोफिशिएंट 1। x का कोफिशिएंट 1, y का कोफिशिएंट 2, z का कोफिशिएंट -3, x का कोफिशिएंट 4, y का कोफिशिएंट -1 और z का कोफिशिएंट -2। ठीक है, अब हम चेक करेंगे, इसकी रैंक चेक करेंगे। और आप ये बताइए इसमें नंबर ऑफ अननोन कितने हैं, नंबर ऑफ अननोन सोच के बताओ। आई थिंक नंबर ऑफ अननोन एक x, एक y और एक z, 3 वेरिएबल्स है ना। तो कितने हुए, x y z 3 वेरिएबल्स है, तो नंबर ऑफ अननोन हो गए 3। ठीक है, अब इसको चेंज करेंगे, चेक करेंगे इक्लन फॉर्म में। तो क्या करेंगे, देखो ऊपर वाले नंबर को हम 1 बना लेंगे, ऊपर वाले नंबर को 1 ऊपर कर लेंगे, उसकी हेल्प से नीचे वाले नंबर्स 0 बनाने ईजी हो जाएंगे। ठीक है ना, जैसे हमने कल के क्वेश्चंस में किया था। अब क्या करेंगे, R1 को R2 में चेंज कर लेंगे। मैंने कल आपको बताया था कि किसी भी नंबर से डिवाइड करने पर, रो को इंटरचेंज करने पर कभी भी रैंक पर और इक्लन फॉर्म पर कोई इफेक्ट नहीं होता, हमारा सेम आंसर आएगा। ठीक है ना, तो क्या करते हैं, R1 को R2 में चेंज किया तो ऊपर चला गया 1 2 -3 एंड नीचे हो गया हमारा 2 -3 1 एंड ये हो गया 4 -1 एंड -2। अब क्या करते हैं, इक्लन फॉर्म में चेंज करने के लिए कल की वीडियो जरूर देख लेना, अगर आपने कल की वीडियो नहीं देखी तो आज का आपको समझ नहीं आएगा। तो ऊपर वाला जो नंबर होता है उसके एकदम नीचे वाले नंबर को, नीचे वाले दोनों नंबर को क्या बनाते हैं, 0 बनाते हैं। क्या बनाते हैं, 0 बनाते हैं। तो कैसे होगा, R2 इक्वल टू R2 माइनस 2R1 एंड R3 इक्वल टू R3 माइनस 4R1, है ना, क्योंकि 4 और 4 1 जा 4, तो 4 - 4 कितना हो गया, 0 हो गया। अब ऑपरेशन लगाएंगे और क्वेश्चन सोल्व करते जाएंगे। ये हो गया 1 2 -3 एंड 2 एंड 1 2 जा 2, 2 - 2 0। अब इसको देखेंगे तो -3 -3 एंड 2 2 जा 4, -3 -4 -7। नेक्स्ट करेंगे 1 और 3 2 जा 6, एक माइनस ये और एक माइनस ये, तो प्लस हो गया, प्लस का हो गया हमारा 7। ठीक है, अब इसको चेंज करेंगे 4 और 4 1 जा 4 0, माइनस के 1 4 2 जा 8, -1 और -8 कितना हो गया हमारा, माइनस के 9। इसको चेंज करेंगे माइनस के 2 और 4 3 जा 12, एक माइनस ये और एक माइनस ये, प्लस हो गया -2 + 12, तो कितना हो गया, प्लस के 10। ठीक है, अब देखो गाइज, मैंने कल आपको बताया था कि लेफ्ट से चेक करते हैं और डाउन से चेक करते हैं। अभी कोई भी 0, क्योंकि लेफ्ट से चेक करेंगे और डाउनवर्ड से चेक करेंगे, तो ये 0 आई। क्या इस 0 के चारों तरफ नंबर है, जो हमारी कल ट्रिक थी, कौन सी ट्रिक थी, कि 0 के चारों तरफ क्या होना चाहिए, नंबर होना चाहिए। तो क्या 0 के चारों तरफ नंबर है, इस 0 के चारों तरफ नंबर नहीं है। तो इसका मतलब है कि क्वेश्चन को मुझे क्या करना है, और सोल्व करना है। तो क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए उसके जस्ट बराबर वाले नंबर को क्या बनाते हैं, 0 बनाते हैं। इसको क्या बनाना है, 0 बनाना है। अब देखते हैं कैसे 0 बनाएंगे। 1 2 -3 0 -7 7, इसको 0 कैसे बनाएंगे, 0 बनाने के लिए हम जो ऑपरेशन लगाएंगे, यहाँ पर लिख देती हूँ, R3 इक्वल टू ऊपर वाले नंबर के नीचे में मल्टीप्लाई और नीचे वाले के ऊपर में मल्टीप्लाई, और साइन चेंज कर देंगे। तो क्या करेंगे, 7 R3 प्लस 9 R2। अब देखो
7 की मल्टीप्लाई 9 में होगी तो 9 7 जा माइनस के 63 प्लस 9 की मल्टीप्लाई किस में होगी, माइनस करेंगे तो चिन्ह चेंज हो जाएगा, तो ये माइनस और माइनस प्लस, और 9 7 जा 63, माइनस के 63 और प्लस के 63 कितना हो गया 0, तो ये 0 और ये 0। अब यहाँ पर करते एक बार, 10 7 जा 70, 10 7 जा 70 माइनस 9 7 जा 63 कितना आया, ये आया हमारा 7। अब देखो फिर 0 नीचे से चेक करेंगे और लेफ्ट से चेक करेंगे, तो नीचे से चले और लेफ्ट में 0 के बराबर वाली 0 चेक करते हैं, है ना, तो ये वाली 0 आई हमारी। अब देखो क्या इस 0 के चारों तरफ नंबर है, इस तरीके से 0 के एकदम ऊपर और 2 बराबर में, तो 0 के ऊपर 0 के ऊपर नंबर नंबर नंबर, तो ये फॉर्म क्या है हमारी, विच इज इक्लन फॉर्म। क्या है हमारी, इक्लन फॉर्म। अच्छा, इक्लन फॉर्म क्या के हेल्प से हम क्या निकालते हैं, रैंक निकालते हैं। रैंक को किससे डिनोट करते हैं, रो ए से। रो ए का मीन्स है रैंक ऑफ ए, है ना, इस मैट्रिक्स को हमने ए कंसीडर कर रखा है, रैंक ऑफ ए। तो रैंक ऑफ ए क्या होती है, नंबर ऑफ अननोन, नंबर ऑफ नॉन जीरो रो। तो नंबर ऑफ नॉन जीरो रो कितनी है हमारी, देखो यहाँ पर भी सारे नंबर्स 0 नहीं है, यहाँ पर भी सारे नंबर्स 0 नहीं है, यहाँ पर भी सारे नंबर्स 0 नहीं है, तो इसका मतलब हुआ कि 1 2 3 नंबर ऑफ नॉन जीरो रो कितनी है हमारी, 1 2 3, तो रैंक कितनी हो गई 3। अब ये रैंक, अब ध्यान से देखना, अब ये जो हमारी रैंक है, रैंक कितनी है 3 आई है, और नंबर ऑफ अननोन हमारे कितने हैं 3, तो रैंक ऑफ ए इक्वल टू किसके आ गई, नंबर ऑफ अननोन के, किसके इक्वल आई, नंबर ऑफ अननोन के। इसका मतलब जब हमारा ये वाला केस होता है कि नंबर ऑफ अननोन इक्वल टू होते हैं रैंक ऑफ मैट्रिक्स के, तो दोनों वैल्यू इक्वल आई, तब सॉल्यूशन कौन सा होता है, जीरो सॉल्यूशन, और साथ के साथ लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन। जीरो सॉल्यूशन एंड लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन, यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। समझ में आया, कर सकते हैं। और जीरो सॉल्यूशन का क्या मीनिंग हुआ कि हमारी जो x की वैल्यू है वो भी 0 है, और y की वैल्यू भी 0 है, और z की वैल्यू भी 0 है, हमें क्वेश्चन सोल्व करने की कोई भी नीड नहीं है। तो इस तरीके से हम x y z की वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हैं और बता सकते हैं कि हमारा लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन है, सॉरी गाइस, लीनियरली डिपेंडेंट सॉल्यूशन। अगर जीरो सॉल्यूशन होता है तो कौन सा होता है हमारा, लीनियरली डिपेंडेंट सॉल्यूशन। ठीक है, एक क्वेश्चन आप खुद से प्रैक्टिस करेंगे, क्वेश्चन है, तो ये आपका क्वेश्चन होमवर्क क्वेश्चन है, इसको आपको खुद से करना है। इस क्वेश्चन का आंसर भी जीरो सॉल्यूशन है और ये लीनियरली डिपेंडेंट सॉल्यूशन लगता है, ठीक है ना। अब हम एक क्वेश्चन करते हैं, मैनी सॉल्यूशन या लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन। तो हमारा सेकंड क्वेश्चन है, x प्लस 2y प्लस के 3z इक्वल टू 0, 2x प्लस 3y प्लस 4z इक्वल टू 0, 7x प्लस 13y प्लस 19z इक्वल टू 0। गाइज इसमें नंबर ऑफ अननोन कितने हैं बताएंगे एक बार, 2 है या 4 या फिर 3, तो x y z 3 वेरिएबल्स है, तो कितने हो गए, नंबर ऑफ अननोन 3। अब इसका मैट्रिक्स बनाएंगे, मैट्रिक्स क्या होता है, x y z के कोफिशिएंट्स होते हैं, और फिर क्या चेक करेंगे, उसकी रैंक फाइंड आउट करेंगे, 1 2 एंड 3, 2 3 4 7 13 19। ओके, यहाँ पर एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट्स लिख लिए। अब क्या करेंगे, जो ऊपर वाला नंबर होता है उसके जस्ट दोनों नीचे वाले नंबर को क्या बनाते हैं, 0 बनाते हैं। तो इसको 0 बनाने के लिए क्या करेंगे, R2 इक्वल टू R2 माइनस 2R1 एंड R3 इक्वल टू R3 माइनस 7R1। ठीक है, ये करेंगे, कर तो 1 2 3, 2 1 जा 2 माइनस 2 0, 3 2 2 जा 4,
3 माइनस के 4 कितना हुआ, माइनस के 1। अब यहाँ पे करेंगे 4 और 3 2 जा 6, 4 माइनस 6 माइनस के 2। दिस इज 7, 7 1 जा 7, 7 माइनस 7 0। दिस इज 13 और 2 7 जा 14 और 13 में से 14 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, माइनस के 1। इसी तरह ये 19 एंड 7 3 जा 21, 19 माइनस 21 इज माइनस के 2। ठीक है। अच्छा, क्या ये इक्लन फॉर्म है? इक्लन फॉर्म नहीं है, क्योंकि जब हमने ये जीरो देखी तो इस जीरो के चारों तरफ क्या नहीं है, नंबर नहीं है। तो जब इक्लन फॉर्म नहीं होती तो उसके जस्ट बराबर वाले नंबर को क्या करते हैं, जीरो बनाते हैं। अच्छा, इसको जीरो बनाने के लिए क्या करेंगे, अगर मैं R3 में से R2 माइनस कर दूं तो माइनस के 1 माइनस माइनस प्लस के 1, तो माइनस 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा, जीरो। तो ये जीरो बन जाएगा ना। तो R3 इक्वल टू R3 माइनस R2 कर देती हूँ तो ये नंबर क्या हो जाएगा, जीरो बन जाएगा। ठीक है। ये 1 2 3, 0 माइनस 1 माइनस के 2 जीरो, माइनस 1 प्लस 1 जीरो, माइनस 2 प्लस 2 कितना हो गया, जीरो हो गया। अब ये हम चेक करेंगे कि इक्लन फॉर्म बनी या नहीं बनी। देखो, जिसमें सारी जीरो हो जाती है उसको चेक नहीं करते, उसके एकदम जस्ट ऊपर वाली और लेफ्ट से चेक करते हैं। अब जो ये जीरो है इसके ऊपर यहाँ पर भी नंबर, यहाँ पर भी नंबर, यहाँ पर भी नंबर। हमारी जो ट्रिक है, जीरो के ऊपर नंबर बराबर में नंबर वाली कंडीशन फुलफिल हो गई। तो ये क्या है, हमारी इक्लन फॉर्म है। क्या है, इक्लन फॉर्म है। क्या है हमारी इक्लन फॉर्म। तो यहाँ पे लिखेंगे हम विच इज ए इक्लन फॉर्म। अच्छा, ये हमारी क्या है, इक्लन फॉर्म है। इक्लन फॉर्म हो गई। इक्लन फॉर्म से क्या फाइंड आउट करते हैं हम, रैंक फाइंड आउट करते हैं। तो रैंक कितनी आई हमारी, रैंक ऑफ मैट्रिक्स कितनी है। रैंक क्या होती है, नंबर ऑफ नॉन जीरो रो। कितनी, नंबर ऑफ नॉन जीरो रो। तो नंबर ऑफ नॉन जीरो रो हमारी कितनी है, इसमें सारी जीरो है, इसको कंसीडर नहीं करेंगे। देखो, इसमें सारी जीरो हो जाए तो इसको कंसीडर नहीं करेंगे। यहाँ पर और यहाँ पर ये दो रो हमारी ऐसे जिसमें सारे एलिमेंट जीरो नहीं है, इसमें सारे एलिमेंट जीरो हमारे नहीं है। तो इसका मतलब हुआ नंबर ऑफ नॉन जीरो रो कितनी हो गई, 2 हो गई। नंबर ऑफ नॉन जीरो रो 2 है, नंबर ऑफ अननोन कितने हैं, 3 है। तो क्या हो गया कि नंबर ऑफ नॉन जीरो हमारे क्या हो गए, लेस देन हो गए किससे, नंबर ऑफ अननोन से। क्योंकि नंबर ऑफ अननोन तो हमारे 3 है ना, या फिर कह सकते हैं कि नंबर ऑफ अननोन ज़्यादा आ गए किससे, नंबर ऑफ नॉन जीरो रो से या रैंक ऑफ मैट्रिक्स से। तो हमारा कौन सा केस बना ये कि नंबर ऑफ अननोन क्या है, ग्रेटर है किससे, रैंक ऑफ मैट्रिक्स से। तब हमारा जो सॉल्यूशन होता है, सॉल्यूशन कौन सा होता है, सॉल्यूशन होता है मैनी सॉल्यूशन। क्या सॉल्यूशन होता है, मैनी सॉल्यूशन होता है। और लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन होता है। कौन सा होता है, लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन। ठीक है। और मैंने आपको बताया था कि कहीं कहीं पर हमें एक कंसीडर करना पड़ता है कि एक कांस्टेंट लेंगे, कहीं कहीं पर हमें 2 कांस्टेंट कंसीडर करने पड़ते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि हमारे कितने हैं, नंबर ऑफ अननोन 3 है और हमारी जो रैंक है वो कितनी है, 2। तो यहाँ पर माइनस कर देंगे 3 माइनस 2। तो यहाँ पे जो हमें कांस्टेंट कंसीडर करना पड़ेगा 1। सिर्फ एक कांस्टेंट हम अपने पास से क्या करेंगे, कंसीडर कर लेंगे। अब इस क्वेश्चन को हम आगे सोल्व करेंगे, क्योंकि मैनी सॉल्यूशन में आपको बताना पड़ेगा कि हमारे क्या क्या आंसर आए हैं। तो उसके लिए क्या होता है, करते हैं ax इक्वल टू 0। क्या करते हैं, ax इक्वल टू 0। ए क्या होता है हमारा, जो हम मैट्रिक्स बनाते हैं कोफिशिएंट्स को लेकर, वो वैल्यू होती है हमारी ए की। ये हो गई 1 2 3 2 3 4। एग्जामिनर जो आपसे DSSS में क्वेश्चन पूछा जाएगा उसमें सिर्फ आपसे इतना पूछा जाएगा
कि लीनियरली डिपेंडेंट सॉल्यूशन है, इंडिपेंडेंट है, मैनी सॉल्यूशन है, और हम कितने कांस्टेंट कंसीडर करेंगे, ठीक है ना। तो इसमें हम इतना पार्ट हो गया। लेकिन अगर आपसे एक बार को पूछ ले कि एक्स वाई जेड की वैल्यू भी क्या होगी, तो हम इस तरीके से फाइंड आउट करते हैं। और गाइज इसको जब हमने सोल्व किया नंबर ऑफ अननोन को, तब हमारी जो वैल्यू आई ए की सोल्व करने के बाद हमारी वैल्यू आती है ये 1 2 3। और जो हम इक्लन फॉर्म वाली वैल्यू रखते हैं ना, तब हम लास्ट में क्वेश्चन में एक्स की वैल्यू निकालने के लिए इक्लन फॉर्म वाली वैल्यू रखते हैं। तो यह है 0 -1 एंड -2 और 0 0 0। और x क्या होता है हमारा नंबर ऑफ अननोन्स, यानी कि x y z। और 0 तो आपको पता ही है, 0 की वैल्यू क्या होती है 0 0 0। क्या होती है 0 0 0। अब इसकी मल्टीप्लाई यहाँ पर कर देंगे, जैसे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करते हैं। x1 की मल्टीप्लाई x में x, फिर 2y प्लस के 3z, ये किसके इक्वल हुआ 0 के। अब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, 0 की मल्टीप्लाई x में करेंगे तो 0, -1 की मल्टीप्लाई y में करेंगे तो -y, -2 की मल्टीप्लाई z में करेंगे तो -2z = 0। अब देखो 3 वेरिएबल्स है, 2 इक्वेशन है, तो एक को मानना पड़ेगा ना। तो हमने, या फिर इस इक्वेशन को लिख सकते हैं y + 2z = 0। तो एक को मानना पड़ेगा, तो मैंने मान लिया कि लेट कर लिया कि जो z की वैल्यू है c है। अगर मैं z की वैल्यू कंसिडर कर लेती हूँ तो x और y की वैल्यू निकल जाएगी। अब z की वैल्यू इस इक्वेशन में रखेंगे 2 में, तो कितनी आई y + 2 × c = 0। तो y + 2c = 0। तो y की वैल्यू हो गई -2c। ठीक है, देखो a की तो कांस्टेंट मानने की जरूरत पड़ी हमें, सिर्फ c, और तो मानने की जरूरत नहीं पड़ी। अब क्या करते हैं, y की वैल्यू हो गई, z की वैल्यू हो गई, अब किसकी निकाल लेंगे x की वैल्यू। तो पुट इन फर्स्ट कर दो, तो x + 2 × -2c + 3 z की मल्टीप्लाई c = 0। तो x - 2 2 = 4 4c + 3c = 0। तो वैल्यू हुई x - 4c + 3c, यानी कि x - c = 0, यानी कि x की वैल्यू हो गई c। तो ये हो गया हमारा x की वैल्यू c, y की वैल्यू -2c और z की वैल्यू c। और सॉल्यूशन हमारे कैसे सॉल्यूशंस हैं, सॉल्यूशन हमारे लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन है और मैनी सॉल्यूशन है। मैनी सॉल्यूशन क्यों बोलते हैं, क्योंकि वैल्यू क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए, इक्वेशन की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमें एक कांस्टेंट वैल्यू कंसीडर करनी पड़ती है। मान लो यहाँ पर मेरी जो रैंक है, रैंक 1 आ जाती, तो तब मुझे 3 - 1 करना होता, तब मुझे 2 कांस्टेंट कंसीडर करने होते। ठीक है, एक क्वेश्चन उस पर भी करवा देती हूँ मैं। टू वाई यू इक्वल टू प्लस के 3y प्लस के 4z इक्वल टू 0, 2x + y प्लस के 0z प्लस के u इक्वल टू 0। हमारी इक्वेशन है 4x + 2y + z + 3u = 0, 6x + 3y + 4z + 7u = 0 एंड 2x + y + 0z + u = 0। इसमें नंबर ऑफ अननोन कितने हैं, कितने वेरिएबल्स हैं, सोच के बताओ। तो नंबर ऑफ अननोन्स कितने हैं हमारे, 4 है ना, क्योंकि x y z और u 4 वेरिएबल्स दिए गए हैं। तो नंबर ऑफ अननोन कितने हो गए, 4 हो गए। अब इससे क्या बनाते हैं, मैट्रिक्स बनाते हैं। तो मैट्रिक्स बनेगा x का कोफिशिएंट 4, y का 2, z का 1 एंड 3, x का कोफिशिएंट सेकंड रो में 6 3 4 7 2 1 0 1। ठीक है,
ये क्या हो गया हमारा मैट्रिक्स हो गया। अब क्या करेंगे, इन दोनों वैल्यूज़ को क्या करेंगे हम ज़ीरो बनाएंगे। क्या करेंगे, ज़ीरो बनाएंगे। देखो कैसे बनाएंगे ज़ीरो, R2 को ज़ीरो कैसे बनाएंगे। R2 को ज़ीरो बनाने के लिए देखो 4 और 2 6 होते हैं और 6 माइनस 6 क्या हो गया, ज़ीरो हो गया। तो R2 इक्वल टू R2 माइनस R1 प्लस R3 कर दें तो ज़ीरो बन जाएगा ना। और इसको ज़ीरो बनाने के लिए, R3 को ज़ीरो बनाने के लिए क्या करेंगे, क्योंकि ऊपर वाले नंबर के जस्ट नीचे वाले दोनों नंबर क्या बनाने पड़ते हैं, हमें ज़ीरो बनाने पड़ते हैं इक्विवेलेंट फॉर्म के लिए। तो क्या करेंगे, R3 में अगर मैं थ्री की मल्टीप्लाई कर दूं और माइनस कर दूं, क्योंकि 3 2 जा 6 और माइनस कर दूं R2, 3 2 जा 6 और 6 माइनस 6 क्या हो जाएगा, ज़ीरो। तो ये भी ज़ीरो बन जाएगा। तो करते हैं 4 2 1 3, R1 में तो कोई चेंज नहीं किया तो एज इट इज़ रखेंगे। 4 एंड R1 और R3, 4 और 2 6, 6 माइनस 6 ज़ीरो, 2 एंड 1 3, 3 माइनस 3 ज़ीरो, 4 माइनस 1 प्लस ज़ीरो, 4 माइनस 1 3, 3 एंड 1 4 और 7 माइनस 4 कितना हो गया, 3 हो गया। अब ऐसे नीचे करेंगे, ये हमारा हो गया 3 2 जा 6 और 6 माइनस 6, R2 से कर रहे हैं ऑपरेशन, R1 से नहीं। तो 6 माइनस 6 ज़ीरो। अब 3 माइनस 3 ज़ीरो, जीरो की मल्टीप्लाई 3 में करेंगे ज़ीरो माइनस के 4, 1 की मल्टीप्लाई 3 में और 3 माइनस के 7, तो कितना हुआ माइनस के 4। मैंने गाइज आपको ये बात 3-4 बार बताई है कि किसी भी नंबर से डिवाइड कर दे, मल्टीप्लाई कर दे तो रैंक पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो R2 को कर देंगे हम 2 से डिवाइड और R3 को कर देंगे हम -1/4 से डिवाइड। ठीक है, तो करो, ये इजी हो जाता है क्वेश्चन डिवाइड करने से ना, छोटी छोटी वैल्यूज़ आ जाती हैं। 4 2 1 3 कितनी हुई वैल्यू, 0 0 1 1, 0 0 क्योंकि माइनस से डिवाइड किया तो +1 और +1। अब चेक करते हैं इक्विवेलेंट फॉर्म, क्या लेफ़्ट से चेक करेंगे और नीचे वाली से चेक करेंगे। तो ये लेफ़्ट से चेक करने पर ये ज़ीरो आती है हमारी, लेफ़्ट से चलते हैं ना राइट की ओर, तो ये वाली ज़ीरो है। क्या इस ज़ीरो के चारों तरफ नंबर है, इस ज़ीरो के यहाँ पर नंबर नहीं है, तो ये इक्विवेलेंट फॉर्म नहीं है। इसका मतलब है कि इस नेक्स्ट वाले नंबर को क्या करेंगे, हम ज़ीरो बनाएंगे। तो नेक्स्ट वाले नंबर को ज़ीरो बनाने के लिए क्या कर देंगे, R3 में से R2 को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो बस वही करेंगे। अब ऑपरेशन लगाएंगे, R3 इक्वल टू R3 माइनस R2। तो देखो यहाँ पर ध्यान से 1 माइनस 1 0, 1 माइनस 1 0, यानी कि पूरी रो क्या हो गई हमारी, ज़ीरो हो गई। तो 4 2 1 3 0 0 1 1 0 0 0 0। अब इसमें सारे एलिमेंट्स क्या आ गए, जीरो आ गए। तो इससे ऊपर वाले में चेक करेंगे, तो इससे ऊपर वाले में जिसमें सारे जीरो आ जाते हैं उसको तो चेक नहीं करते इक्विवेलेंट फॉर्म के लिए, उससे ऊपर वाले में लेफ्ट से चेक करते जाते हैं। तो लेफ्ट से चेक करेंगे तो यहाँ पर जीरो है, इस जीरो के चारों तरफ क्या है, नंबर्स है। तो ये क्या है हमारी इक्विवेलेंट फॉर्म, क्या है गाइस, विच इज इक्विवेलेंट फॉर्म। तो नंबर, तो इसकी रैंक कितनी आ गई, रैंक ऑफ ए है ना, मैट्रिक्स को ए से डिनोट करता है। कितनी रैंक आई, नंबर ऑफ नॉन जीरो रो कितनी है, इसमें सारी जीरो है सो कंसिडर नहीं करेंगे, इसमें दो हमारी जीरोज, दो रो ऐसी है जिसमें सारे एलिमेंट जीरो नहीं है, तो रैंक कितनी हो गई, 2, जो कि लेस देन है किससे, नंबर ऑफ अननोन से, क्योंकि नंबर ऑफ अननोन कितने हैं हमारे, 4 है। तो यानी कि सॉल्यूशन जो होगा मेरा मैनी सॉल्यूशन होगा, मैनी सॉल्यूशन होगा और साथ के साथ लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन होगा, है ना। ठीक है, मैनी सॉल्यूशन होगा और उसके साथ साथ क्या होगा, लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन होगा। ठीक है, अब आगे भी क्वेश्चन को सोल्व करना पड़ेगा। अब देखते हैं हमें कितने कांस्टेंट कंसीडर करने पड़ेंगे क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। तो हम करेंगे कांस्टेंट कितने लेने पड़ेंगे,
4 माइनस 2, नंबर ऑफ अननोन में से माइनस कर देते हैं रैंक को, तो 4 माइनस 2 यानी कि 2। इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हमें 2 कांस्टेंट कंसीडर करने पड़ेंगे। एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ सकता है कि हाउ मैनी कांस्टेंट वी कंसीडर टू सोल्व दिस इक्वेशन। तो आपको यहाँ से पता चलेगा जब आप नंबर ऑफ अननोन में से रैंक को माइनस कर देंगे, ठीक है ना। आपसे रैंक भी पूछी जा सकती है, सॉल्यूशन मैनी सॉल्यूशन है, लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन है, या एक्स वाई जेड की कौन सी वैल्यू है, वो भी आपसे पूछी जा सकती है। अब इसके लिए हम नेक्स्ट स्टेप करते हैं, Ax इक्वल टू 0। ए की वैल्यू हमारी जो मैट्रिक्स में आती है वो वाली कंसीडर करते हैं। 4 2 1 3 0 0 1 1 0 0 0 0। और x की वैल्यू कितनी है? x की वैल्यू है हमारी एक्स वाई जेड यू, एक्स वाई जेड यू इक्वल टू 0 की वैल्यू तो आपको पता ही है 0 0 0 0, इसमें तो कुछ सोचना ही नहीं है। अब क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। 4 2 1 3 की इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, जो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करते हैं, 4x प्लस 2y प्लस जेड प्लस 3u इक्वल टू 0। अब 0 की मल्टीप्लाई x में 0, 0 की मल्टीप्लाई y में 0, 1 की मल्टीप्लाई z में करेंगे तो z, और 1 की मल्टीप्लाई u में करेंगे तो u, ठीक है। अब देखो 2 इक्वेशन 4 वेरिएबल, तो कितने कंसीडर करने पड़ेंगे? 2 कंसीडर करने पड़ेंगे ना। तो देखो अब मैंने मान लेती हूँ कि u की वैल्यू मेरी जो है k है, k1 है, और z की वैल्यू k2 है। u की वैल्यू कितनी मानी? k1 और z की वैल्यू k2। अब उसकी हेल्प से u की वैल्यू से तो k1 निकल जाएगा, z को नहीं मानते, x को मान लेते हैं, थोड़ा इजी हो जाएगा क्वेश्चन। लेट u इक्वल टू k1 एंड x इक्वल टू k2, ठीक है ना, क्योंकि u की हेल्प से z निकल जाएगा। तो z पुट इन किस में कर देंगे? पुट इन सेकेंड कर देंगे, ये फर्स्ट है ये सेकेंड है, तो z प्लस k1 इक्वल टू 0। तो z की वैल्यू आ गई माइनस के k1, ठीक है। अब पुट इन फर्स्ट करते हैं, किस किस की वैल्यू? z की, x की और u की, ठीक है ना। तो उसके हेल्प से किसकी वैल्यू मिल जाएगी? y की वैल्यू मिल जाएगी। तो 4:, x की वैल्यू कितनी कंसिडर की है? k2 प्लस 2:y प्लस z की वैल्यू माइनस के k1 प्लस 3u, u की वैल्यू कितनी है हमारी? k1 इक्वल टू 0, ठीक है। तो 4k2 प्लस 2y माइनस के k1 प्लस 3k1, तो कितना हुआ? प्लस का 2k1 इक्वल टू 0, ठीक है। और हमें निकालनी है किसकी वैल्यू? y की वैल्यू। तो 2y इक्वल टू 2k1 माइनस के, देखो प्लस के 2k1 इधर जाएगा तो माइनस के 2k1, प्लस के 4k2 इधर जाएगा तो माइनस के 4k2, और 2 से किसको कर देंगे? पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे, तो y की वैल्यू आ जाएगी, y की वैल्यू माइनस के k1 और माइनस के k2। तो इस तरीके से आप वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हैं और बता सकते हैं हमारा कौन सा सॉल्यूशन लीनियरली डिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट है, ठीक है गाइज। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो, आप चैनल पर नए हो, मैं कभी भी आपको वीडियो के बीच में ये नहीं कहती कि चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। सबसे लास्ट में मैं 2 मिनट के लिए आप सभी से बात करती हूँ, और आप लोग भी अपनी जो भी आपकी कुछ क्वेरी होती है आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम पर मैं बहुत ज़्यादा टाइम एक्टिव रहती हूँ, तो जो बच्चों की क्वेरीज होती हैं उनको साथ के साथ रिजोल्व करती जाती हूँ, और कुछ भी आपको प्रॉब्लम होती है तो आप मुझसे कह सकते हैं, ठीक है। आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आपको, और फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। साथ के साथ गाइज आप थ्योरम्स के नोट्स भी परचेज कर सकते हैं, जो हमारे 20 थ्योरम्स की क्लासेस का कोर्स कंप्लीट हो गया है यूट्यूब पे, वो नोट्स भी परचेज कर सकते हैं। उनकी कॉस्ट सिर्फ 49 रुपीज़ है, ठीक है। और 1500 MCQ जो मैंने TGT के लिए बनाए हैं, जिसमें लगभग मैंने 17 से 18 बुक्स का यूज़ किया है, जिसमें हमारे 32 के 32 टॉपिक इंक्लूड हैं, उनको भी परचेज कर सकते हैं। उनकी कॉस्ट 99 रुपीज़ है, और उनकी अब प्रैक्टिस क्लासेस भी स्टार्ट हो चुकी है, जिसमें हमने 2 क्लासेस कर लिए हैं, और हमारा फर्स्ट टॉपिक लिमिट और कंटिन्यूटी का चल रहा है। और आप PGT मैथ्स के MCQ भी परचेज कर सकते हैं, उनकी कॉस्ट 149 रुपीज़ है ऑफर प्राइस में।
जिसमें 52 टॉपिक है और शुरू के 18 टॉपिक्स के आपको सॉल्यूशन भी मिलेंगे। और बाकी के जो बचे टॉपिक्स हैं वो टीजीटी के कुछ टॉपिक्स के सिमिलर हैं और कुछ उससे अलग हैं। तो जो टॉपिक सिमिलर है, अभी मैं 1500 एमसीक्यू वाली जो न्यू सीरीज स्टार्ट की है उसमें उनका सॉल्यूशन करा रही हूँ, तो आप वहाँ से सॉल्यूशन भी देख सकते हैं। लाइव सॉल्यूशन हो रहे हैं आपके, तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। जहाँ पे भी आप प्रॉब्लम आती है, वीडियो देखिए, अच्छे से समझिए और डेली अपनी क्लासेस करिए। और 60 डे बैच में की सारी जो क्लासेस है वो फ्री है और इसकी सारी पीडीएफ्स भी आपकी फ्री है। अगर आपको कोई बैच नहीं आपको कोई नोट्स नहीं परचेज करने, तो आप इनकी फ्री पीडीएफ मेरे टेलीग्राम ग्रुप से क्या कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं और अपने नोट्स बनाइए, अच्छे से मेहनत करिए। और मैं एक बात डेली बोलती हूँ, आपको आज भी बोल रही हूँ कि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता और जो भी व्यक्ति सफल हुआ है उसने कोई भी शॉर्टकट नहीं अपनाया है। चाहे आपको कुछ भी बोल दे कि लास्ट के 7 दिन में मेहनत की, लास्ट के 10 दिन में मेहनत की, जो कामयाब हो जाता है वो ऐसे ही बोलते हैं कि मेरा तो यार ऐसे ही हो गया। ऐसे किसी का नहीं होता, ठीक है ना। ऐसे होता है ना तो सबको हो जाता। उनको भी भगवान ने 24 घंटे दिए हैं, हमें भी 24 घंटे दिए हैं, आपको भी 24 घंटे दिए हैं। लेकिन वो अपने 24 घंटे में से अपने 15 से 16 घंटे पढ़ाई में यूटिलाइज करते हैं और जिनका सिलेक्शन नहीं होता वो क्या करते हैं, अपना मोस्टली टाइम ऐसे ही वेस्ट कर देते हैं यूट्यूब पर रील देखने में, है ना, और एंटरटेन होने में, घूमने में, फिरने में, है ना। इन सब चीज़ों को छोड़ दीजिए। 2 से 3 महीने आपके पास, आपका एग्ज़ाम कभी भी हो सकता है। मोस्टली चांसेस है कि आपका एग्ज़ाम अगस्त में हो, इसलिए अच्छे से पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मैं आप लोगों के लिए सारे टॉपिक्स के लिए अच्छे से अच्छा कंटेंट लेके आ रही हूँ और बेसिक से करा रही हूँ। ये नहीं कि बस ऊपर से करा दिया कि ये इंपॉर्टेंट है, इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। सब कुछ पढ़ाया जा रहा है और साथ के साथ आपकी प्रैक्टिस भी कराई जा रही है। और थ्योरम का कंप्लीट कोर्स कराया गया है, जिसमें शुरू की 10 वीडियो में आपको थ्योरम्स स्टेटमेंट वाली कराई गई है, जिसमें जैसे बोल्जानो थ्योरम हो गई, होमोमॉर्फिज्म की थ्योरम हो गई, केले हैमिल्टन थ्योरम हो गई, सारे थ्योरम स्टेटमेंट वाली। और स्टेटमेंट के जो नाम होते हैं उन थ्योरम, जैसे फंडामेंटल थ्योरम हो गई। और लास्ट की 10 वीडियो में आपको वो थ्योरम्स कराई गई हैं जो स्टेटमेंट के रूप में आती है। तो गाइज़ प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, क्योंकि जितने लोग जुड़ेंगे चैनल से मुझे उतना मोटिवेशन मिलेगा और मैं आपके लिए और ज़्यादा मेहनत करूँगी, अच्छे से अच्छा कंटेंट लेके आऊँगी। और मैं ये भी प्लान कर रही हूँ कि जो स्टूडेंट्स जुड़े हुए हैं उन सब का लाइव टेस्ट वीक में 2 दिन मैं जूम मीटिंग पर लूँगी, जिससे कि आप लोगों की प्रैक्टिस होगी। और आपको कि हमें एक टाइम में बाउंड कर दिया कि 40 मिनट्स में एग्ज़ाम करना है, 30 मिनट्स में एग्ज़ाम करना है और आप सब लाइव होंगे, उस टाइम पे मैं आपका टेस्ट लूँगी, ठीक है ना। तो वो भी मैं प्लान कर रही हूँ, तो इसलिए अच्छे से पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा टाइम अपनी पढ़ाई को दीजिए, क्योंकि 2-3 महीने ही आपको सिलेक्शन दिला देंगे और आप औरों से अपने आप को बेहतर महसूस करेंगे, ठीक है ना, बहुत अच्छा महसूस करेंगे। ओके गाइस, थैंक यू सो मच।